आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधियां। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं और उनका मैकेनिज्म कैसे है, उनकी क्रिया विधियाँ कैसे हैं। तो देखिए कह रहा है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहली है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी संकलन यानी योगज अभिक्रिया, तीसरी विलोपन और चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। आप इन अभिक्रियाओं के बारे में इस पुस्तक के चैप्टर नंबर 9 एवं कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग क्लास 12 में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अभी हम क्लास 11 की बुक पढ़ रहे हैं। तो देखिए इंग्लिश में देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इतनी प्रकार की रिएक्शन होती हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हीं रिएक्शन के बारे में, इनकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये होती हैं, उस बारीकी को हम लोग समझेंगे। तो देखिए एडिशन का मतलब कुछ जुड़ जाना, एलिमिनेशन का मतलब कि कुछ निकल जाना, रीअरेंजमेंट का मतलब उसी अभिक्रिया में जो परमाणु है उनका फिर से जो है रीअरेंज हो जाना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन यानी कुछ प्रतिस्थापित हो जाना। तो देखिए एक एक करके हम लोग ये चारों अभिक्रियाओं के बारे में कक्षा 12 में पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। तो कार्बनिक यौगिक जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड पढ़े जा रहे हैं, उनको प्यूरिफिकेशन उनका कैसे होगा, उनको शुद्ध कैसे करेंगे। तो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है किसी प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षित यानी एक्सट्रैक्शन किया गया है अथवा प्रयोगशाला में संश्लेषण यानी सिंथेसिस किया गया है के पश्चात कार्बनिक यौगिक का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन आवश्यक होता है। तो जब हम किसी प्राकृतिक स्रोत से निकालते हैं, जैसे लोहा निकाला तो उसमें कितनी मिट्टी कूड़ा रहता है, तो उसको शुद्ध लोहे के रूप में प्राप्त करना है तो उसे हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा या शोधन करना पड़ेगा। और अगर प्रयोगशाला में बनाते हैं तो उसमें भी कई केमिकल रहेंगे साथ में, तो उसका भी प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो शोधन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों का चुनाव यौगिक की प्रकृति तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के अनुसार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे उस कंपाउंड का, तो उसकी प्रकृति क्या है, ठोस द्रव गैस में क्या है और उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं, इनको समझ के हम ये काम करते हैं। तो देखिए केमिकल कंपाउंड जो है उसका नेचर और उसमें मिक्स इम्प्योरिटी के अनुसार हम लोग ये तय करेंगे कि वो कंपाउंड जो है कैसे प्यूरिफाई किया जाए। तो शोधन के लिए साधारणतः निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए कुछ मेथड हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, क्रिस्टलन, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, आसवन, इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं, विभेदी निष्कर्षण यानी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन तथा वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं। तो इतनी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का शोधन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अंततः यौगिक का गलनांक अथवा क्वथनांक ज्ञात करके
उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट समझ करके फिर उसके शुद्धता की जांच करते हैं कि जो हमने निकाला है, प्यूरिफाई किया है, वो हकीकत में शुद्ध है कि नहीं। ये जांच कैसे करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करके। जो शुद्ध पहले से मौजूद है उससे मिलान करते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसके सेम है तो मान लेते हैं कि जो कंपाउंड हमने निकाला है वो शुद्ध है। कह रहा है अधिकांश शुद्ध यौगिकों का गलनांक या क्वथनांक सुस्पष्ट अथवा तीक्ष्ण होता है। तो ज़्यादातर जो हमारे शुद्ध कंपाउंड होते हैं, शुद्ध यौगिक होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है सुस्पष्ट, बहुत स्पष्ट होता है, अर्थात तीक्ष्ण होता है। शुद्धता की जांच की नवीन विधियां विभिन्न प्रकार के वर्णलेखन तथा स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकों पर आधारित है। तो ध्यान दीजिए, जो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें जो कंपाउंड है उसके प्योरिटी की जांच की नई नई टेक्निक आ गई हैं, जिसमें वर्णलेखन यानी क्रोमेटोग्राफी तथा स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक जो है वो सब इस पर आधारित है। अब देखिए, पहला मेथड हमारा आ जाता है ऊर्ध्वपातन, इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है आपने पूर्व में सीखा है कि कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उपरोक्त सिद्धांत पर आधारित शोधन तकनीक को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस हैं और उनको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो द्रव नहीं बदलते, डायरेक्ट भाप में बदल जाते हैं। तो इस टेक्निक को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनीय यौगिक का दूसरे विशुद्ध यौगिकों जो ऊर्ध्वपातनीय नहीं होते से पृथक करने में होता है। तो ऊर्ध्वपातनीय यौगिक यानी जैसे कि हमारा कपूर है, कपूर ठोस अवस्था में रहता है और उसको गर्म करिए तो वो सीधा भाप में बदल जाता है, द्रव अवस्था में वो नहीं बदलता है। तो ऐसे यौगिकों का जो ऊर्ध्वपातनीय नहीं है उनसे अलग करने में ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए, अगला आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन, इसको अंग्रेजी में क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। तो कह रहा है यह ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन की प्रायः प्रयुक्त विधि है। तो ध्यान दीजिए, जो ठोस कार्बनिक पदार्थ हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। यह विधि कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्ध की किसी उपयुक्त विलायक में इनकी विलेयता में निहित अंतर पर आधारित होती है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है कि कोई एक विलायक यानी सॉल्वेंट होता है, उसमें ये कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्ध जो होती है उसको उसमें मिलाया जाता है। तो दोनों की विलेयताओं यानी सॉल्युबिलिटी में जो अंतर होता है उसके आधार पर हम लोग इसको अलग कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस को। तो इसी को क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं। देखिए, कह रहा है अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय यानी स्पायरिंगली सोल्यूबल होता है, परंतु उच्चतर ताप पर यथेष्ट मात्रा में वो घुल जाता है। तो ध्यान दीजिए, हम जो अशुद्ध यौगिक है तो उसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में घोलते हैं जिसमें जो है सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर वो बहुत कम विलेय होता है, स्पायरिंगली सोल्यूबल होता है, परंतु जैसे जैसे हम गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा उच्च मात्रा में उसमें घुल जाता है। तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वो लगभग संतृप्त हो जाए। तो इसके बाद क्या करते हैं, जब उसको गर्म किया और इसके बाद वो उसमें अच्छे से घुल गया तो उसके बाद क्या करते हैं कि उस विलयन को हम लोग बहुत गाढ़ा कर देते हैं। सांद्रित मतलब गाढ़ा कर देना।
तो तत्पश्चात विलयन को इतना सांद्रित कर देते हैं कि वो लगभग संतृप्त यानी सैचुरेट हो जाए। संतृप्त का मतलब इसमें अब और ज़्यादा अशुद्ध ना घुल पाए। अब क्या करेंगे, विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलित हो जाता है, जिससे निस्यंदन द्वारा पृथक कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब अशुद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है उस विलयन में, पहले ये ध्यान देते हैं कि जो अशुद्ध यौगिक है वो सामान्य टेम्परेचर पे अच्छे से ना घुल पाए। जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो अशुद्ध विलयन घुलता चला जाता है। इसके बाद उसको इतना गाढ़ा कर लेते हैं कि वो विलयन संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो जाए, यानी अब उसमें कुछ भी ज़्यादा उससे ज़्यादा ना घुल पाए। अब विलयन को क्या करेंगे, हम लोग ठंडा करेंगे तो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो क्रिस्टल यानी छोटे छोटे ठोस टुकड़ों के रूप में अलग हो क्रिस्टलित हो जाता है, जिसे निस्यंदन द्वारा पृथक कर लेते हैं। एक मेथड होता है निस्यंदन, उससे प्राप्त कर लेते हैं। निस्यंद मात्र द्रव में मुख्य रूप से अशुद्धियाँ तथा यौगिक की अल्प मात्रा रह जाती हैं। तो जो अब निस्यंदन के बाद प्राप्त होता है यानी जो द्रव प्राप्त होगा, शुद्ध तो क्रिस्टल के रूप में अलग हो गया, तो जो द्रव प्राप्त होगा उसमें वो द्रव जिसमें घोला गया था वो और अशुद्धियाँ ये उसी में रह जाती हैं। अब देखिए थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। जो अशुद्ध पदार्थ है वो एक सॉल्वेंट यानी विलायक में घुल जाता है, इन विच इट इज स्पायरिंगली सोल्यूबल, जिसमें वो सामान्य ताप पर कम सोल्यूबल है यानी रूम टेम्परेचर पर, बट अप्रिसिएबली सोल्यूबल एट हायर टेम्परेचर, लेकिन उच्च ताप पर बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। द सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड टू गेट ए नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सोल्यूशन जो है हमारे पास विलयन, उसको इतना गाढ़ा करते हैं कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन के नज़दीक पॉइंट पर पहुंच जाए, यानी उसमें अब कुछ और ज़्यादा घुल ना पाए। ऑन कूलिंग द सोल्यूशन, अब कुछ सोल्यूशन को ठंडा करेंगे तो प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज, जो शुद्ध पदार्थ है वो क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है, आउट क्रिस्टल के रूप में उसको बाहर कर लेते हैं, एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन के द्वारा इसको अलग कर लेते हैं। द फिल्ट्रेट मदर लिक्वायर, जो फिल्ट्रेट है, जो मदर लिक्वायर है यानी जो हमारा विलयन है जिसमें घोला गया था और अशुद्धियाँ, कंटेन इम्प्योरिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, उसमें अशुद्धियाँ रहेंगी और कुछ मात्रा में दूसरे कंपाउंड रहेंगे, या जिस कंपाउंड में घोला गया था वो रहेगा। इफ द कंपाउंड इज हाईली सोल्यूबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सोल्यूबल इन अदर सॉल्वेंट, अगर कंपाउंड एक सॉल्यूशन में एक कंपाउंड में ज़्यादा सोल्यूबल है और दूसरा बहुत कम सोल्यूबल है, किसी दूसरे सॉल्वेंट में कम सोल्यूबल है, तो क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरी कैरीड आउट इन ए मिक्सचर ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, इस माध्यम से हम लोग उस मिक्सचर से उसको सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज विच इम्पार्ट कलर टू द सॉल्यूशन आर रिमूव्ड बाय एब्जॉर्बिंग ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। अगर जो इम्प्योरिटी है उसमें रंग है, इम्पार्ट कलर टू द सॉल्यूशन, किसी विलयन में अगर कलर दे रहा है तो इसको हम लोग एब्जॉर्बिंग मेथड द्वारा, जो काम एक्टिवेटेड चारकोल से कर सकते हैं, उससे हम इसको अलग कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक्टिवेटेड चारकोल पर वो इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब का मतलब है जैसे रबर की गेंद है, उसको जब हम पानी में डुबाते हैं तो वो पानी अंदर नहीं जाता है, अगर अंदर चला जाए जैसे कपड़ा हो तो पानी उसमें सोख जाता है, इसे एब्जॉर्ब बोलते हैं। लेकिन रबर में बाहर बाहर चिपका रहेगा, अंदर सोखेगा नहीं, इसे एब्जॉर्ब कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन मेथड द्वारा उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यदि यौगिक किसी एक विलायक में अत्यधिक विलेय तथा किसी अन्य विलायक में अल्प विलेय होता है, तब क्रिस्टलन उचित मात्रा में विलायकों के मिश्रण करके किया जाता है।
तो तब हम क्रिस्टलन यानी क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं कि उचित मात्रा में इन विलायकों की मिश्रण करके किया जाता है। उचित मात्रा में अपसाल्वेंट को मिक्स करते हैं। सक्रियत कास्ट कोयले यानी एक्टिवेटेड चारकोल की सहायता से रंगीन अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूज करके जो कलर्ड इम्प्योरिटीज हैं उनको निकाल लेते हैं। यौगिक तथा अशुद्धियों की विलेयता में कम अंतर होने की दशा में बार बार क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर कंपाउंड और इम्प्योरिटीज की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें बहुत कम अंतर है तो हमें ये काम बार बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस अशुद्धियों में की विलेयता में अंतर कम है, तो जब भी हम प्योर सब्सटेंस निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इम्प्योर भी आ जाएगा। तो इसलिए हमें ये काम कई बार करना पड़ेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन की प्रायः प्रयुक्त विधि है। तो जो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको इस मेथड से हम लोग अलग करते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब दूसरा आ जाता है हमारा आसवन। तीसरा आसवन आ जाता है यानी डिस्टिलेशन। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इस महत्वपूर्ण विधि की सहायता से वाष्पशील यानी वोलाटाइल द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों यानी नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज एवं ऐसे द्रवों जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो को पृथक कर सकते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पदार्थ भाप बन सकते हैं उनको आसवन मेथड द्वारा शुद्ध करते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि जो भाप बन सकते हैं या फिर अगर दो द्रव हैं, दो लिक्विड हैं, उन लिक्विडों में बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा अंतर है, जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो, तो उनको भी पृथक कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देना। तो आसवन मेथड द्वारा हम लोग वाष्पशील द्रवों और ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों यानी बॉइलिंग पॉइंट में पर्याप्त अंतर हो को पृथक कर सकते हैं। कह रहा है भिन्न क्वथनांकों वाले द्रव भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं। वाष्पों को ठंडा करने से प्राप्त द्रवों को अलग कर अलग अलग एकत्र कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बॉयल होंगे तो उनकी भाप भी बनेगी और अलग अलग टेम्परेचर पर जब बॉयल होंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई बॉयल हो रहा है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी भाप बनने लगेगी तो वो अलग हो जाएगा। अब कोई 50 डिग्री पे बॉयल हो रहा है तो वो पहले ही 10 डिग्री वाला भाप बन के अलग हो जाएगा, तो 50 डिग्री पे जो भाप बनना चाहिए जिसको वो अलग पहले ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको अलग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि क्लोरोफार्म का क्वथनांक 334 केल्विन है और एनिलीन का क्वथनांक 457 केल्विन है। तो जाहिर सी बात है जब हम गर्म करेंगे तो 334 केल्विन वाला पहले ही भाप बन के अलग हो जाएगा। तो इनको आसवन विधि द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो इनको आसवन मेथड द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में बहुत अंतर है, 334 केल्विन और 457 केल्विन। तो क्लोरोफार्म और एलिनीन को हम लोग आसवन यानी डिस्टिलेशन मेथड द्वारा अलग करते हैं। अब देखिए आसवन में करना क्या है। तो कह रहा है द्रव मिश्रण को गोल पेंदे वाले फ्लास्क में लेकर हम सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। तो एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेते हैं, जैसे बटुआ में हम लोग चावल बनाते हैं उस तरह का। तो गोल पेंदे वाले फ्लास्क में लेकर हम सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं द्रव मिश्रण को। दो प्रकार के द्रव हैं जो मिश्रण में हैं, एक प्योर है एक इम्प्योर है। उबालने पर हम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प पहले बनती है। जब उसको उबालते हैं तो कम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प क्या होगी, पहले बनती है। वाष्प को संघनित्र की सहायता से संघनित करके
संघनित यानी कंडेंस करने वाला, यानी उस वाष्प को कहीं एक जगह इकट्ठा करके फिर जब ठंडा किया जाए तो वो फिर द्रव अवस्था में आ जाएगी, तो वो काम करते हैं। तो वाष्प को संघनित की सहायता से संघनित करके यानी इकट्ठा करके प्राप्त द्रव को ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। एक कोई बर्तन होता है उसमें अलग कर लेते हैं। उच्च क्वथनांक वाले घटक के वाष्प बाद में बनते हैं। जैसे बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो जब उस टेम्परेचर पर पहुंचेगा, वो पदार्थ गर्म करते करते तब उसकी भाप बनेगी, तो पहले ही बर्तन में रह जाएगा। तो इनमें संघनन से प्राप्त द्रव को दूसरे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। तो जो उच्च क्वथनांक वाला घटक है, इसकी भाप बाद में बनेगी, तो इसको हम लोग दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम लोग आसवन या डिस्टिलेशन कहते हैं। अब देखें यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देखते हैं। साधारण आसवन पदार्थ की वाष्प को संघनित कर द्रव के शंक्वाकार फ्लास्क में एकत्र कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गर्म कर रहे हैं इस फ्लास्क में, गोल पेंदे का फ्लास्क है, और ये यहाँ पर बंद करके थर्मामीटर लगा दिया है कि ताकि यहाँ पर टेम्परेचर पता चले। अब इसको जैसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सिस्टम बना हुआ है। तो जैसे इसकी भाप बनेगी, यहाँ से आते आते इस पर इकट्ठा होगी तरल पदार्थ के रूप में। यहाँ पर कुछ ऐसा लगाएंगे सिस्टम कि ये ठंडा कर सके, तो जो भाप है वहाँ पर फिर ठंडे होकर के लिक्विड में बदल जाएगी। अब यहाँ जो बाहर है, यहाँ से क्या करेंगे, ठंडा करने के लिए यहाँ से देखिए हमने बताया ना कि ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा। तो यहाँ से पानी डालते हैं तो पानी इसमें गर्म होगा, क्योंकि भाप जा रही है, तो यहाँ से जल निकास है, गर्म पानी यहाँ से निकलता रहेगा, यहाँ से ठंडा पानी डालते रहेंगे, तो ये नली यहाँ ठंडी बनी रहेगी, तो ये यहाँ पर आता रहेगा। इसी को संघनित्र कहते हैं, यानी ये ठंडा कर रहा है। इसको इंग्लिश में देखते हैं कंडेंसर बोलते हैं, यानी ये कंडेंस कर देगा, डेंसिटी बढ़ा देगा। टू सिंक वाटर इनलेट, ये अंदर ले जाएंगे और ये सिंक का मतलब ठंडा करेगा, तो यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं। अब देखिए अगला आ जाता है हमारी प्रभाजी आसवन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन का मतलब दो भाग में अलग अलग करेंगे। तो प्रभाजी क्रिस्टलन, तो ध्यान दीजिए कह रहा है कि दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न होने की दशा में उन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रवों के वाष्प इसी ताप परास में बन जाते हैं तथा साथ साथ संघनित हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अभी तक तो जो सिंपल डिस्टिलेशन था, जिसको डिस्टिलेशन कह रहे थे, उसमें हम ऐसे दो तरल पदार्थों को अलग करते थे जिनमें क्वथनांक में ज़्यादा अंतर था। लेकिन अगर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में कम अंतर हो तो साथ साथ भाप बनेगी। अगर बहुत कम अंतर है तो उनको कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन मेथड का उपयोग किया जाता है। तो इस तकनीक में गोल पेंदे वाले फ्लास्क के मुख में लगे हुए प्रभाजी कॉलम से द्रव मिश्रण की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। चित्र 8.6 पृष्ठ 281। तो यहाँ पर देखिए चित्र 8.6। तो यहाँ पर क्या है कि प्रभाजी आसवन निम्न क्वथन प्रभाज की वाष्प कॉलम के शीर्ष तक पहले पहुँचती है, तत्पश्चात उक्त क्वथन की वाष्प पहुँचती है। तो ध्यान दीजिए, इसको पहले फिगर को देखते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के प्रभाजी कॉलम, ये अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। कांच के मनके यानी छोटे छोटे दाने डाल दिए गए हैं, कंचे जो हम लोग गोली खेलते हैं उस तरह के। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये फ्लास्क लिया गया, वाष्पित होने वाले तरल पदार्थ को इसमें भर दिया गया, और ये देखिए तेल कुंड है, ये कढ़ाई में तेल भरा गया है, फिर इसमें इसको रखा गया है। इसको इंग्लिश में भी देखते हैं थोड़ा।
ये देखिए आयल बाथ है, तो इसी में अंदर इसको फ्लास्क को डाल करके लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, ऐसे पदार्थ को भरा गया जिसको डिस्टिल करना है। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कांच के गोली डाल दिए गए हैं, जिसको हम कांच के मनके कह रहे हैं। तो संकुलन सहित प्रभाजी कालम, संकुलन सहित प्रभाजी कालम यानी फ्रैक्शनेटिंग कालम विद पैकिंग, पैकिंग के सहित ये फ्रैक्शनेटिंग कालम है हमारा। ये थर्मामीटर लगा दिया गया टेम्परेचर नापने के लिए। अब यहाँ पर देखिए फिर वही मेथड, जल का प्रवेश हो रहा है, यहाँ पर जल का निकास हो रहा है। ये कंडेंसर है यानी संघनित है, और ये एडाप्टर है, इसी में जो है यहाँ आश्रित द्रव इकट्ठा हो रहा है। तो सारी प्रक्रियाएं वही हैं, बस ये तेल कुंड अलग से लगाया गया है। और ये जो कालम था इसमें जो है हम लोग कांच के छोटे छोटे मनके डाल दिए हैं। तो साधारण संकुलित कालम है, बुदबुदे प्लेट कालम, ये हमारे क्या है, बुदबुदे प्लेट कालम। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे देखिए वो बनाए गए हैं बबल प्लेट कालम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शनिंग कालम, तो ये दोनों कालम डिफरेंट टाइप के बना दिए गए हैं। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले पदार्थ इनमें अलग अलग रूप से पहुँचेंगे। तो पहले देखिए ये कालम लगाएंगे, तो जो अलग प्रकार का पदार्थ होगा वो अलग कर देंगे। फिर इसको हटा करके हम लोग, तो ये अलग अलग प्रकार के जो फ्रैक्शनल कालम है इनको लगा करके हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले पदार्थ इसमें इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो करा दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न होने की दशा में उन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे द्रवों के वाष्प इसी ताप परास में बन जाते हैं, यानी उनका टेम्परेचर का जो रेंज सेम टेम्परेचर के रेंज पर उनमें भाप बन जाती है तथा साथ साथ संघनित हो जाते हैं, साथ में ही उस बर्तन में चल जाके कंडेंस हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इस तकनीक में गोल पेंदे वाले फ्लास्क के मुख में लगे हुए प्रभाजी कालम से द्रव मिश्रण की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। चित्र हमने देख लिया। कह रहा है उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वाले द्रव के वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित होती है। देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जिसका क्वथनांक कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, वो पहले भाप बनने लगेगी, तो पहले वो संघनित होगी जिसका निम्नतर क्वथनांक होगा। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। देखिए इंग्लिश वाले में लिखा है वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका उच्च क्वथनांक होगा उसकी भाप पहले कंडेंस होगी, जिसका निम्न क्वथनांक होगा उसकी भाप बाद में कंडेंस होगी। तो देखिए भाप तो जो कम टेम्परेचर पर पहले भाप बनने लगेगी वो ना भाप पहले बनेगी, तो निम्न क्वथनांक वाला पहले जो है भाप बनेगी। थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ है इसको ध्यान देते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, संघनित होगी लिखा है, कंडेंस सही लिखा है, संघनित होगी पहले मतलब द्रव में बन जाएगी कंडेंस होके, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो भाप तो पहले निम्न क्वथनांक वाले की बनेगी, लेकिन जो उच्च क्वथनांक वाला है अगर उसमें थोड़े बहुत भाप बनेगी तो पहले ही संघनित हो जाएगी, यानी कंडेंस हो जाएगी, द्रव की अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर पर वो बॉयल होना है, तो कम टेम्परेचर पे वो द्रव अवस्था में रहेगी, इसलिए पहले कंडेंस होगी। ध्यान दीजिए कि पहले भाप बनने की बात नहीं कर रहा है, कंडेंस होने की बात कर रहा है।
तो उच्च क्वथनांक वाला जो वाष्प है वो पहले कंडेंस होगी, ये कहने का मतलब है। सही लिखा है। तो इस प्रकार प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठने वाले वाष्प में अधिक वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार प्रभाजी कॉलम में यानी जो फ्रैक्शनल कॉलम है में ऊपर उठने वाले वाष्प में अधिक वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो ध्यान दीजिए, जो अधिक वाष्पशील होगा यानी जिसका क्वथनांक कम होगा वो ज़्यादा जल्दी वाष्प बना देगा। तो ऊपर उठने वाले वाष्प में अधिक वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती जाती है। प्रभाजी कॉलम के शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते वाष्प में मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयव ही रह जाता है। अब यहाँ पर देखिए सही लिखा है कि जो अधिक वाष्पशील अवयव है या कंपोनेंट है या भाग है वही बचता है। तो प्रभाजी कॉलम के शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते वाष्प में मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयव ही रह जाता है। विभिन्न डिजाइन एवं आकार के प्रभाजी कॉलम चित्र 8.7 पृष्ठ 281 में दिखाए गए हैं, जिनको हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रभाजी कॉलम ऊपर उठती वाष्प तथा नीचे गिरते द्रव के बीच ऊष्मा विनिमय के लिए कई पृष्ठ यानी सरफेस उपलब्ध कराता है। तो ध्यान दीजिए कि जो हीट है उसके इधर उधर जाने के लिए, एक्सचेंज के लिए कई सरफेस उपलब्ध करा देता है हमारा प्रभाजी कॉलम। जो कॉलम हमने दो प्रकार के देखे थे, इसमें कांच के गोले डाल दिए थे और एक में खाने के खाने बने हुए थे। तो ये स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो प्रभाजी कॉलम ऊपर उठती वाष्प तथा नीचे गिरते द्रव के बीच ऊष्मा विनिमय के लिए यानी ऊष्मा के आदान प्रदान के लिए कई पृष्ठ यानी सरफेस उपलब्ध कराता है। प्रभाजी कॉलम में संघनित द्रव ऊपर उठती वाष्प से ऊष्मा लेकर पुनः वाष्पित हो जाता है। तो जो फ्रैक्शनल कॉलम है हमारा, उसमें जो द्रव कंडेंस हो रहा है यानी जो भाप थी वो फिर से द्रव में बन रही है, तो ऊपर उठती वाष्प से ऊष्मा लेकर, जो ऊपर भाप उठ रही है उससे फिर से एनर्जी लेकर, हीट एनर्जी लेकर पुनः वाष्पित हो जाता है। तो इस प्रकार वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जो वाष्प है उसमें कम क्वथनांक, जाहिर सी बात है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी भाप होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका द्रव होगा। तो वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा, क्योंकि कम क्वथनांक वाला फिर भाप बन जाएगा तो वाष्प के रूप में पहुंच जाएगा। तो कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा भाप में बढ़ती जाती है। तो इस तरह की क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत निम्नतर क्वथनांक वाले अवयव के शुद्ध वाष्प कॉलम के शीर्ष पर पहुंचते हैं। तो जिसका निम्नतम क्वथनांक होता है तो उस अवयव की शुद्ध वाष्प कॉलम के शीर्ष पर इन सब प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पहुंचती है। संघनित्र में यानी कंडेंसर में जो लिक्विड अवस्था में बदल रहा है वाष्प को, में संघनित होकर यह शुद्ध द्रव के रूप में ग्राही में एकत्र कर ली जाती है। क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत आसवन फ्लास्क के शेष द्रव में उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है। तो बार बार जब हम लोग क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत आसवन फ्लास्क में बार बार जब क्रम से आसवन करेंगे या क्रमिक आसवन जो श्रेणी है, सीरीज है, के उपरांत आसवन फ्लास्क के शेष द्रव में उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है। तो पहले क्या होगा कि निम्नतर क्वथनांक वाला क्या होगा कि उसकी भाप बनेगी, और बाद में उच्चतर क्वथनांक वाले की, तो जब बार बार हम वही काम करेंगे तो अब उच्चतर क्वथनांक वाला जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला द्रव है तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। प्रत्येक क्रमिक संघनन तथा वाष्पन को सैद्धांतिक प्लेट यानी थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं। तो प्रत्येक क्रमिक संघनन तथा वाष्पन को सैद्धांतिक प्लेट या थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर उपयोग के लिए सैकड़ों प्लेटों वाले कॉलम उपलब्ध हैं। तो अगर हम कमर्शियल लेवल पर बनाना चाहते हैं तो सैकड़ों प्लेटों वाले कॉलम मार्केट में मिल जाते हैं।
प्रभाजी आसवन का एक तकनीकी उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने में किया जाता है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम अंतर होता है। पहले मिट्टी का तेल आता था और जो हवाई जहाज में तेल उपयोग किया जाता है वो अलग है, कैरोसिन, ये सब। तो इन सब के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर है। तो इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा हम पेट्रोलियम उद्योग में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सबको अलग करते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है निम्न दाब पर आसवन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।